आज की क्लास में हम लोग बिहार की जलवायु को डिटेल से समझने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर भी समझ आ चुका होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। और आज हम लोग डिटेल से जानेंगे लोग कि आखिर बिहार की जलवायु क्या है, कैसी है, क्या गर्मी ज्यादा पड़ती है, क्या बरसात होता है ज्यादा या ठंडी ज्यादा पड़ती है, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या क्या माना है। जैसे कोपेनहेगन है, थर्नडाइट है ना, टुआर्थ है, इन्होंने बिहार की जलवायु को कैसे कैसे बांटा, क्या सोच के बांटा था, इन सभी चीजों को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे लोग। सबसे पहले यह वर्ड आता है जलवायु। और आप सभी को मैं पहले भी भारत की जो जलवायु पढ़ाया हूं उसमें बताया था कि जलवायु का मतलब क्या होता है। जलवायु का अर्थ होता है किसी भी एरिया का लगभग 30 सालों से मौसम की गणना की जाती है कि यहां पर क्या ज्यादा पड़ रहा है, यानी बारिश ज्यादा हो रहा है या यहां पर गर्मी ज्यादा है या यहां पर ठंडी ज्यादा है। जैसे आपको तो इतना तो पता है कि भाई साहब गर्मी का मौसम कब है, जून जुलाई, और ठंडी का मौसम कब है, जनवरी में दिसंबर में भयानक ठंडी पड़ता है। बरसात का मौसम कब है ना, अगस्त सितंबर के आसपास में, ये जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में। तो ये कभी आपने देखा है कि जून जुलाई में इतना ठंडा पड़ जाए कि आप स्वेटर पहन के घूम रहे हो? कभी मौसम तो नहीं ना बदलता, ऐसा नहीं बदलता। कहने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा परिवर्तन कभी भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जब वैज्ञानिक को अंदाजा लगा लेता है कि इस तरह का मौसम, इस महीने में ये मौसम रहता है, इस महीने में ये मौसम रहता है, तब एक मोटा मोटी रफली एक अंदाजा बताता है कि इस एरिया में ज्यादा क्या है। जैसे भारत की जलवायु और बिहार की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, सिंपल समझिए। मानसून का मतलब होता है कि बारिश होना। आप लोगों को पता है कि बरसात में तो बारिश होना ही है, ये तो स्वाभाविक बात है हर जगह। लेकिन भारत में चाहे बिहार में बरसात के समय में बारिश होता है, गर्मी में भी बारिश होता है, और ठंडा में भी थोड़ा थोड़ा बारिश देखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है कि नहीं है। आप सभी को बारिश कैसे बिहार में और भारत में प्रवेश करता है, ये भारत वाली सेशन में बहुत डिटेल से बताया था कि मानसून जो होता है 3 तरह से आता है। एक तो बारिश 3 तरह से होता है भारत में, एक तो मानसून के आने की वजह से, और एक लौटते मानसून की वजह से, और तीसरा पश्चिमी विक्षोभ, जो भूमध्य सागर में जो उठी हुई जलधारा रहती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में पहुंचती है और बारिश कराती है। 3 तरह से बारिश होता है, ठीक है। और ये तीनों तरह के बारिश का कारण बताया था, क्यों होता है, सारी चीज डिटेल समझाया था। अब इतना समझिए कि भारत हो या बिहार हो, यहां पर बारिश ज्यादा हो रही है। तो जब बारिश ज्यादा हो रही है तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई साहब इस एरिया की जो जलवायु है ना, ये मानसूनी जलवायु है। कौन सी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है कि 4-5 महीने लगातार बारिश हो रहा है। इसका मतलब होता है कि ज्यादातर सालों में बारिश देखने के लिए मिलता है। गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में, हर समय थोड़ी बहुत बारिश देखने के लिए मिलती है। इसीलिए भारत की जलवायु या बिहार की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। समझ आ गया। और जलवायु का अर्थ होता है कि लगभग 30 वर्षों से इसी तरह का मौसम देखते आ रहे हैं, तब उसको कहेंगे कि इस एरिया के इस तरह का जलवायु है। मतलब जलवायु का निर्धारण तभी किया जाता है जब 30 वर्षों से, या कहीं के लिखा रहता है 33 वर्षों से सेम टू सेम कंडीशन देखते आ रहे हैं कि कैसे मौसम बदल रहा है, कब बारिश आ रहा है, कब गर्मी आ रहा है, कब ठंडा आ रहा है। ये प्रक्रिया लगभग 30-33 सालों से यही चलती आ रही है, तब उस एरिया का जलवायु का निर्धारण किया जाता है। समझ आ गया आप सभी को। आगे चलिए। अब यहां लिखा है कि बिहार की जो जलवायु है, दीर्घकालीन मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। मैंने कहा है कि बहुत लंबे समय के औसत दशा, ऑन एवरेज निकाला जाता है, तब जलवायु का निर्धारण किया जाता है। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंध है। अब भाई दिमाग मारा होगा कि उपोष्ण कटिबंध माने क्या होता है। जैसे मान के चलिए आपने पढ़ा होगा कि बीचों बीच से निकली है विषुवत रेखा, ऊपर में कर्क रेखा, नीचे में मकर रेखा। ये तो नॉर्मल चीजें कई बार पढ़ाया हूं। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा उत्तर साइड में है और 23.5 डिग्री दक्षिण साइड में मकर रेखा है। इसके बीच की जलवायु को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या है? उष्ण कटिबंध है। इसके ऊपर है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ये इस वाले बीच को बोलते हैं क्या? शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध के बीच में एक एरिया बांट दिया गया। क्या किया गया? एक एरिया बांट दिया गया, ये एरिया बांट दिया गया। और नीचे वाला को बोला गया उपोष्ण, और ऊपर वाला को बोला गया शीतोष्ण, और सबसे ऊपर शीत कटिबंध। इस तरह से बांट दिया गया, शीत कटिबंध बांट दिया गया। समझ आया आप सभी को। यानी कि उष्ण कटिबंध में गर्मी भयानक पड़ता है। क्या पड़ता है? उष्ण कटिबंध में गर्मी बहुत भयानक पड़ता है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंध में गर्मी और ठंडा जो है दोनों मिला के पड़ता है। शीतोष्ण कटिबंध में गर्मी और ठंडा जो है मिला के पड़ता है ना। गर्मी और ठंडा क्या होता है? मिला के पड़ता है। लेकिन उपोष्ण कटिबंध क्या होता है?
वहां भी ठंडा ना के बराबर हल्का ठंडा पड़ता है। उष्ण कटिबंध में गर्मी भयानक पड़ती है। और उपोष्ण कटिबंध, बस कहने का मतलब क्या है, सिंपल समझिए, शीतोष्ण की हिस्सा है। शीतोष्ण क्या, शीतोष्ण का ही हिस्सा उपोष्ण है। बस शीतोष्ण में उत्तर साइड में जाइएगा, मान के चलिए ये पूरी तरह से शीतोष्ण है, ये जलवायु ध्यान समझिए, ये पूरा जलवायु शीतोष्ण है। क्या है, ये पूरा जलवायु शीतोष्ण है। अब आपको पता है जितना हम दूर भागते हैं किससे, विषुवत रेखा से, ये मान के चलिए विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा से ये जो जगह है, यहाँ हल्का ठंडा भी पड़ेगा और गर्मी भयानक पड़ेगा। क्या पड़ेगा, गर्मी भयानक पड़ेगा। और जितना ऊपर भागेंगे, यानी नॉर्थ साइड में विषुवत रेखा से जितना नॉर्थ भागिए या साउथ भागिए, जितना दूर भागिए वहां पर ठंडा बढ़ते जाता है। तो अगर इस शीतोष्ण को भी दो भागों में बांटा है, तो इस वाले एरिया में क्या होगा, गर्मी ज्यादा, और इस वाले एरिया में गर्मी कम पड़ेगा, गर्मी कम पड़ेगा। समझ आया। तो इस कैटेगरी के हिसाब से पूरे बिहार की जलवायु को बांट दिया गया है। तो उपोष्ण जलवायु कटिबंध समझ आया। और मानसूनी तो समझ आया, क्यों मानसूनी कहते हैं, ये अभी जस्ट आप लोगों को समझाया हूं। आगे आ जाइए। अब यहां कह रहा है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक है, जैसे अक्षांश की स्थिति। अभी तो बताया कि अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, और 0 डिग्री अक्षांश से जितना दूर भागेंगे नॉर्थ साइड में उतना ही ठंडा, और विषुवत रेखा से जितना ही दूर भागेंगे दक्षिण साइड में उतना ही ठंडा। यानी अक्षांश बदलेगा, अक्षांश में दूरी होगी तो वहां पर मौसम के भी प्रभावित होता है, मौसम भी बदलता है। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, नॉर्थ साइड में, भारत का नॉर्थ साइड में, चूंकि बिहार भी नॉर्थ साइड में ही है और बिहार से भी सटा हुआ हिमालय पर्वत की हिमालय है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में शिवालिक का हिस्सा जो है सोमेश्वर पहाड़ी, आप लोग पढ़ा चुका हूं, जस्ट इसे पिछले क्लास देखिएगा, यही यूट्यूब पर ही डाला हुआ हूं, जो जिसमें आप लोगों को डिटेल से समझाया था मैंने। तो वो जो एरिया जो है, वो जो एरिया है शिवालिक वाला जो एरिया है ना, वो जो एरिया है जहां पर हिमालय वाला एरिया है, वो क्या करता है, उस साइड से यानी उत्तर साइड से आने वाली भयानक ठंडी हवाओं को रोक कर रखता है, जिस तरह से उसके वजह से बिहार की जलवायु जो है एक अच्छी बनी रहती है। आगे, बंगाल की खाड़ी से दूरी, समुद्र के नजदीक जो भी क्षेत्र रहता है वहां मौसम एक समान बना रहता है। ठीक है, एक समान बना रहता है। और जितना दूर जाइएगा उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही जो है जलवायु में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। यानी गर्मी में भयानक गर्मी, ठंडा में भयानक ठंडा। लेकिन समुद्र के नजदीक रहिएगा तो गर्मी ठंडा एक बराबर रहता है। जैसे समुद्र किनारे जितने भी राज्य है, जितने भी आपका क्षेत्र है, शहर है, जैसे मुंबई है, इन सभी जगहों पर गर्मी पड़ता ही नहीं है, ठंडा पड़ता ही नहीं, एक तरह का मौसम रहता है। जितना जो है समुद्र से दूर भागेगा, जितने जो एरिया में गर्मी पड़ते जाएगी, और जितना नजदीक रहिएगा मौसम एक तरह का रहेगा। ठीक है, एक तरह का रहेगा। ठीक है, उतने आर्द्रता, नमी जो है आपको चेंजिंग बदलाव देखने के लिए मिलेगा। मानसून का प्रभाव, बारिश का प्रभाव, ठंडा का प्रभाव, इन सभी एरिया जो है, इन सभी कारणों से बिहार में जो है, बिहार की जलवायु में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। समझ रहे ना। अब एक एक करके यहां जानेंगे कि यहां पर जलवायु के परिवर्तन में कोपेनहेगन, ट्यूआर्था और थर्नवेड क्या कहे थे। जैसे पूरी बिहार की जलवायु को इन्होंने क्या किया, बांट दिया अपने हिसाब से। जैसे कोपेन क्या बोले कि बिहार को दो भागों में बांटे, क्या भागे, बिहार को दो भागों में बांट दिए, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, ये नॉर्थ बिहार और ये साउथ बिहार। इन्होंने कहा कि नॉर्थ बिहार में CWG इस तरह की जलवायु है और साउथ बिहार में AW है। अब कहेंगे भाई इसका मतलब क्या होता है। अमूमन इसका मतलब जो होता है, सिंपल भाषा में बहुत आसान समझेंगे तो इसका मतलब यही होता है कि ये वाली एरिया में CWG मतलब होता है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और वही जो है AW वाला एरिया जो है, AW वाला एरिया यहां पर देखेंगे तो यहां पर शुष्क वाला एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुष्क, नमी के साथ शुष्क हो जाएगा। नमी के साथ जो है, नमी, आर्द्रता और शुष्क तीनों रह जाएगा। नमी, आर्द्रता और शुष्क तीनों रह जाएगा। कहां वाला, AW वाला एरिया में। ऊपर वाला एरिया में मानसून ज्यादा हो जाएगा। अमूमन अपने मन से बताइए कि बिहार का जो होता है, बिहार का उत्तरी हिस्सा में बारिश ज्यादा होता है, दक्षिणी हिस्सा में जो है बारिश कम होता है। यानी कि यहाँ पर जो है बरसात का मौसम इस वाले एरिया में रहता है और इस वाले एरिया में सुखाड़ का मौसम रहता है। उसी को कोपेनहेगन हो या ट्यूआर्था हो या थर्नवेड हो, अपने हिसाब से एक कोड वर्ड दे दिए, अपने एक कोड वर्ड से बांट दिए कि भाई ये कोड वर्ड है। सिंपल समझना है कि ये वो कह रहा है कि भाई इस वाले एरिया में बारिश ज्यादा हो रही है, इस वाले एरिया में थोड़ा सा सुखाड़ पड़ रहा है, हल्का हल्का नमी रह रहा है, हल्का हल्का नमी रह रहा है। सेम बात यही बोलेंगे ट्यूआर्था, सेम बात CAW और AM। आपको AW, आपको सिर्फ ये कोडवा याद रखना है, बस ये क्या करना है, कोड याद रखना है। थर्नवेड भी उसी तरह CBW और CAW, ये नमी युक्त जो है आर्द्रता, नमी युक्त आर्द्रता वाला है ना। होगा क्या, सब में उष्ण कटिबंध होगा, सब में उष्ण कटिबंध, सब में उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध सब में होगा। क्योंकि अभी जस्ट पढ़े कि पूरा बिहार ही उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ रहा था।
आ रहा था कि नहीं आ रहा था जी? सारा बिहार ही उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से जलवायु को यहाँ पर उन्होंने वर्गीकृत किया। और एक एक कोड का जो है ना, ये सी का मतलब अलग होता है, ए का मतलब अलग होता है, डब्ल्यू का मतलब अलग होता है। एक एक कोड जो है भारत की जलवायु में आप लोग को डिटेल से वहां पर बताए हुए हैं, है ना। और फिर अगेन भी आप लोग को बताएंगे, एक एक कोड का वर्ड बता देंगे, आप लोग को समझ आ जाएगा कि इस एक एक कोड का मतलब क्या होता है। अब आइए देखेंगे, बिहार की सामान्यतः 3 ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद से देखेंगे वर्षा ऋतु, और उसके बाद से शीत ऋतु। अब यहां समझिए ग्रीष्म ऋतु में क्या दिया है। ग्रीष्म ऋतु में दिया है कि जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है। सूर्य की उत्तरायण की स्थिति मतलब होता है कि सूर्य जो है उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है जी? कह रहा है क्या, सूर्य की उत्तरायण की स्थिति होती है तो तापमान में वृद्धि और वायु दाब में कमी आता है। अब इसका मतलब समझा रहा है, ध्यान समझिएगा। और कह रहा है कब बढ़ रहा है, मार्च से मध्य जून के समय। यहां याद रखिएगा एक्चुअली में होता क्या है, ये पूरी की विषुवत रेखा हो गया, और मैं कई बार बताया ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, मैं कई बार बताया हूं कि दिसंबर के समय सूरज रहता है मकर रेखा पर। दिसंबर से 3 महीने जोड़िए, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में पहुंच जाता है विषुवत रेखा पर। और मार्च से 3 महीने जोड़िए, और मार्च के बाद अप्रैल मई जून, जून के समय पहुंच जाता है यहाँ पर कर्क रेखा पर। चूंकि अपना प्यारा सा भारत है यहाँ पर, और बिहार हो गया यहाँ पर, बिहार हो गया यहाँ पर। तो कह रहा है कि सूरज जो होता है ना, मार्च से जून के समय में उत्तरायण होता है। उत्तरायण मतलब होता है कि उत्तर की साइड बढ़ रहा है, उत्तर की साइड बढ़ रहा है। और दक्षिणायन मतलब नीचे बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया मार्च से सूरज जो होता है ऊपर की तरफ भागता है। एक्चुअली में सूरज नहीं भागता है, घूमता तब ना पृथ्वी है, लेकिन पढ़ाने के लिए ऐसे बोला जाता है कि सूरज आ रहा है हमारी तरफ में। अब भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरा है, तो मैंने बोला कि कर्क रेखा पर गर्मी जून के समय में भयानक पड़ती है, एकदम सीधी पड़ती है। इसका मतलब है कि भारत में गर्मी जून के समय भयानक पड़ता है। और इस वाले एरिया में, यहाँ है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, मैं बचपन में कभी कभी सोचा करता था कि 25 दिसंबर जो होता है क्रिसमस डे, बड़ा दिन जो होता है, वहां मैं टीवी वगैरह में देखता था ना, तो वहां गर्मी भयानक पड़ रही है। मतलब कि वहां गर्मी पड़ रही है, वहां लोग क्रिसमस डे मना रहे हैं आराम से, नॉर्मल जैसे हम लोग गर्मी में कपड़ा पहनते लो, छोटा कपड़ा जैसे पहनते लो, तो नॉर्मल वहां लोग कपड़ा पहन के बना रहे हैं। हम लोग पूरा स्वेटर से ढक के देख रहे हैं टीवी में, तो सोचते थे यार वहां पर ठंडा नहीं पड़ रहा, अद्भुत जगह है यार, वहां पर ठंडे नहीं पड़ रहा, वहां तो कितना मस्त मौसम है, आराम से आदमी बंडी वगैरह पर घूम रहा है नॉर्मली। बाद में आदमी समझ आया कि अभी सूरज जो है ना उसी के पास गया है, सूरज जो है उसी के पास में है, इसी ऑस्ट्रेलिया के पास में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास से गुजरा है मकर रेखा। और अभी सूरज दिसंबर के समय सूरज कहाँ है, मकर रेखा में है। और हम दिसंबर में ठंडा में कांप रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दूर है सूरज से, बहुत दूर है, इसीलिए हमारे यहाँ ठंडा गर्मी पहुंच नहीं रहा है, ठंडा कड़ाके की है। तो हमें लग रहा है कि भाई साहब वहां गर्मी क्यों पड़ रहा है, क्योंकि सूरज वहीं पे है। 3 महीना बाद सूरज पहुंचेगा विषुवत रेखा बाद, और 3 महीना बाद पहुंच जाएगा अपने पास, यानी जून के समय में। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आप लोग का, अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर, यानी कि ये जो है जून के बाद जो होता है, फिर सूरज कहां जाता है, सूरज फिर वापस लौटता है, यानी पृथ्वी फिर घूमती है, तो सूरज वापस लौटते हुए हमें दिखता है। तो जून के बाद 3 महीना और जोड़िए, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में फिर पहुंच जाएगा सूरज विषुवत रेखा पर। तो धीरे धीरे सितंबर में, यानी विषुवत रेखा के पास से क्रॉस कर चुका है अब सूरज। सितंबर के बाद कहां जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर पहुंच जाएगा मकर रेखा पर। यानी अब हम लोग धीरे धीरे ठंडा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लोग। इसी तरह से ये मौसम का बदलाव होता है, इसी तरह से होता है, समझ आया। तो ये सूरज जो है ना, अभी जो है कह रहा मार्च और मध्य जून के समय में उत्तरायण है, बिल्कुल उत्तरायण है जी, क्योंकि हमारे तरफ बढ़ रहा है। मार्च और जून के समय की बात की जा रही है, और उस समय तापमान में वृद्धि, जाहिर सी बात होगा। अब आग आपके लगे आए, चाहे आप आगवा का लगे जाइए, तो गर्मी बढ़े ना करेगा जी, कम थोड़ी होगा, तो गर्मी बढ़ेगा, सिंपली बात है। तो गर्मी बढ़ रहा है, जब गर्मी बढ़ेगा ना तो वायु दाब में कमी आएगी। ये कैसे जी, वायु दाब में कमी कैसे आएगी? एक बार साइंस में आप लोग बता रहे थे बहुत डिटेल से, जब भी हवा गर्म होता है तो क्या होगा, ऊपर भागेगा कि नीचे बैठेगा? आप बताइए, कुकर कढ़ाई वगैरह में खाना बनाते हैं तो जो भाप होता है ऊपर, जैसे ढक्कन खोलते हैं तो ऊपर भागते दिखता है कि नीचे बैठते दिखता है? ऊपर भागते दिखता है, सिंपली बात है। कोई भी चीज गर्म होता है तो हल्की हो जाती है, हल्की होती है तो ऊपर भागता है, सिंपल समझिए। जब गर्मी बढ़ेगा बिहार में या भारत में, बिहार की बात हो रही तो बिहारी समझिए, भी बिहार में गर्मी बढ़ रहा है, तो जब गर्मी बढ़ रहा है तो हवा क्या हो गया, गर्म हो गया। क्या हो गया, हवा गर्म हो गया। जब हवा गर्म हो गया तो ऊपर भागेगा कि नीचे बैठेगा? ऊपर भागेगा, सिंपली बात है। कहां भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है हवा। जब हवा ऊपर भाग रहा है तो दबाव लगाना मतलब होता है कि ऊपर से दाब रहा है, तो हवा तो खुद ऊपर भाग रहा है, दबाव का कुछ लगाएगा। हवा खुद क्या रहा है, ऊपर भाग रहा है, तो आप पे दबाव लगा रहा है, नहीं लगा रहा दबाव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वायु दाब में कमी आ गई। वायु दबाव बढ़ा नहीं, घट गया, वायु दबाव क्या हो गया, कमी आ गई। क्यों?
गर्मी की वजह से तापमान में वृद्धि। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगा वायु दबाव क्या होते जाएगा, वायु दबाव कम होते जाएगा, क्योंकि वायु खुदे भाग रहा है गर्मी की वजह से, तो दबाव कैसे लगाएगा, समझ आएगा आप सभी को, डिटेल से समझे। तो वायु दबाव की कमी हो जाती है गर्मी के समय में और तापमान में वृद्धि हो जाता है। सूरज उत्तरायण पर रहता है, यानी हमारे तरफ और बढ़ रहा है, यानी बिहार की तरफ और बढ़ रहा है, और गर्म हवा चलने लगती है जिसको लू कहा जाता है। बिहार में चलने लगती है गर्म गर्म हवा जिसे लू हवा कहा जाता है। और यही हवा जब पश्चिम बंगाल में चलती है तो इसको कहा जाता है काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर। और नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी जो पश्चिम बंगाल में हवा चलती है उससे फायदा होता है। क्या फायदा होता है, वो क्या करता है, बंगाल की खाड़ी से जो हवा जो चलती है पश्चिम बंगाल में उसको ले चलाता है अपना बिहार में और बारिश करा देता है। क्या करा देता है, बारिश करा देता है। अब जो है मैंने बताया कि गर्मी जो है बिहार में गर्मी के मौसम में भयानक गर्मी पड़ रहा है। तो अब ये बताइए आप लोग कि सबसे ज्यादा गर्म जिला कौन सा है बिहार का। सबसे ज्यादा गर्म जिला है गया, 47 डिग्री सेल्सियस वहां गर्मी पड़ती है, बहुत भयानक। और सबसे ज्यादा ठंडा जिला कौन सा है, तो याद रखिए गया ही। गर्मी भी यहाँ भयानक पड़ती है और ठंडा भी यहाँ भयानक पड़ती है। अच्छा, मानसून की बात बता रहा था, तो सबसे ज्यादा बारिश कौन से जिला में होता है, किशनगंज में। और सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो औरंगाबाद में। आएगा डिटेल से समझिएगा, यहाँ आ जाइए। अब मैंने कहा कि जो नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी जो हवाएं हैं जो चलती है, वो हवाएं क्या करती है, जो बंगाल की खाड़ी में उठने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है, जो मानसूनी हवा होती है, जो बारिश वाली हवा होती है, उसको ले चलाता है बिहार में, ले आके बिहार में पटक के बारिश करा देता है, बिहार में बारिश करा देता है। अब आगे बारिश, वर्षा ऋतु, बारिश हो गया यानी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जून से लेकर अक्टूबर के बीच में बारिश जो है देखने के लिए अमूमन बिहार में मिलता है। जून से लेकर अक्टूबर तक जो अभी बारिश हो ही रहा था, है कि नहीं है, बारिश होते रहता है। और बिहार में बारिश एक्चुअली में जून में प्रवेश कर जाता है। कब प्रवेश करता है जी, जून के समय जो है प्रवेश कर जाता है। और जुलाई से लेकर अगस्त तक जो है खूब बारिश होता है। लेकिन इस साल उतना बारिश हम लोग की तरफ देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है। जुलाई से अगस्त तक बिहार में बारिश बहुत ज्यादा होता है। औसतम बारिश ये खूब पूछता है, 112 सेंटीमीटर, कभी कभी दे देता है 100 से 200 सेंटीमीटर, कभी दे देता है 100 से 150 सेंटीमीटर, है ना, कभी दे देगा 112 सेंटीमीटर, ठीक है, कभी दे देगा 100, है ना, 100 जो है 25 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, ठीक है, 125 सेंटीमीटर औसतम। तो ये सब सही है, याद रखिएगा, सब सही है, याद रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 200 सेंटीमीटर, ये भी याद रखिएगा, किशनगंज में 200 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में 101 सेंटीमीटर, 101 सेंटीमीटर, यानी सबसे कम बारिश होता है औरंगाबाद में 101 सेंटीमीटर, और सबसे अधिक बारिश होता है किशनगंज में 205 सेंटीमीटर। आगे जी, आपको समझ आ गया। अब कह रहा है दक्षिणी पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी सर्वाधिक वर्षा बंगाल खाड़ी की तरफ से जो चक्रवातीय या मानसूनी हवा आती है उससे ज्यादा होती है बारिश, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि उत्तर बिहार में भयानक आता है बाढ़, बारिश को जाता है पानी बढ़ गया, बाढ़ जाएगा। और वही दक्षिण साइड में सुखाड़ रहता है, दक्षिण साइड में क्या रहता है, सुखाड़ रहता है। कारण क्या रहता है, आपने अभी देखा कि किशनगंज में क्या हो रहा था, बारिश ज्यादा हो रहा था, ये वाला एरिया में किशनगंज में। तो इधर से आती है मानसून, इधर से मानसून आता है, ये वाला जिला जो है ये किशनगंज जिला है। तो इधर से मानसून प्रवेश करता है, तो ये वाला एरिया में खूब बारिश कराता है, ये वाला यानी उत्तर बिहार में खूब बारिश कराता है, जबकि दक्षिण बिहार में बारिश की कमी रह जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर था औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद, जहां पर सबसे कम बारिश 101 सेंटीमीटर देखने के लिए मिल रहा था। ओके, क्लियर, समझ आया आप सभी को। आगे जी, अब शीत ऋतु जानेंगे। शीत ऋतु जो है अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में ठंडा, यानी हम लोग अब शीत ऋतु की तरफ में घूमना इंटर करना शुरू कर दिए लोग। मध्य अक्टूबर यानी कि 15 तारीख से, आज हो गया आप लोग का 9 तारीख, कितना हो गया, 9 या 10 हो गया, 9 तारीख हो गया। तो 9 तारीख से, आज 9 है, तो 9 अक्टूबर यानी कि 2-4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद जो है हम लोग जो है शीत की तरफ में बढ़ना शुरू कर जाएंगे, शीत ऋतु की तरफ में। और दिसंबर आते थे भयानक ठंडी पड़ जाएगा। फरवरी तक हम लोग को ठंडी हल्का फुल्का देखने के लिए मिलेगा। ये शीत ऋतु का है, अधिक ठंडा पड़ता है बहुत। सबसे ठंडा जिला गया और सबसे गर्म भी गया था, अभी बताया आप सभी को। अब यहाँ पर ठंडा के दिन में भी बिहार में हल्का फुल्का कहीं बारिश देखने के लिए मिलता है। ये बारिश कैसे होती है, मैंने बताया था 3 तरह से बारिश होती है। एक तो आने वाला मानसून, आने मानसून से जो होता है 80% लगभग बारिश होती है, 80%। एक होता है लौटते मानसून से, एक होता है लौटते मानसून से जो होता है लगभग 17% बारिश होता है। और तीसरा जो बारिश होता है उसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, है ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण
पश्चिमी विक्षोभ, जिसको जेट स्ट्रीम के द्वारा लाया जाता है और 3% बारिश होता है। ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ है? तो भूमध्य सागर में जो बादल बना रहता है उसको जेट स्ट्रीम धाराएं जो होती है वो ले आ जाती है अपने भारत में, और भारत में लाके पटक देती है। अब भूमध्य सागर यहाँ है, मान के चलिए अपना भारत यहाँ है, तो इधर से आती है, इधर से आती है, इधर से, और ये वाला जो एरिया हो गया भारत का ऊपर वाला हिस्सा हो गया, यानी नॉर्थ और वेस्ट वाला हिस्सा हो गया। नॉर्थ पूरा भारत मान के चलिए ऐसे है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा में आती है, और यहाँ पर राजस्थान वाले हल्का फुल्का, उसके बाद पंजाब हरियाणा में खूब बारिश कराता है, और हल्का बारिश जो है पंजाब हरियाणा से होते हुए बिहार में पहुंच जाता है, यूपी और बिहार में पहुंच जाता है। ये ऊपरी ऊपरी आता है, हवा ऐसे आता है, ठीक है, जिसके कारण पंजाब हरियाणा में गेहूं की फसल खूब अच्छा होता है ना, क्योंकि ये जेट धाराएं जो लेके आती है पश्चिमी विक्षोभ वाली हवा है, जिसके कारण ठंडा के दिन में भी बारिश हल्का देखने को मिलता है, वो गेहूं की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है, बेहतर होता है। ठीक है, समझ आ गया। देखिए ठंडा के दिन में बारिश जो होती है वो रबी फसल, रबी मतलब कि गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त होता है। अब बिहार की जो कृषि है ना, इसको जो है जलवायु बटा गया, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। ये जोन 1, जोन 2, जोन 3 में बटा गया है। अब इसको देखेंगे कि जोन 1 में इतना जिला है, जोन 2 में ये जिला है, जोन 3 में 2 भाग में बटा गया, ये जिला है। अब ये क्यों बांटा गया है? इसको बांटा गया कि इस एरिया में इस तरह का मिट्टी पाया जाता है, इस तरह का यहाँ पर बारिश होता है, और जिसके कारण यहाँ पर इस तरह के फसल उगते हैं। इस हिसाब से बिहार के 3 कैटेगरी बांटे, जोन 1, जोन 2, जोन 3। मतलब कि प्रॉपर इस जिला में, इन सभी जिलाओं में एक तरह का मौसम, लगभग एक तरह की मिट्टी, लगभग एक तरह की जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर निम्न प्रकार की फसलें होती है। उसको जोन 1 कर दिया। उसी तरह जोन 2 में अलग कैटेगरी थी तो जोन 2 कर दिया, जोन 3 में अलग कैटेगरी थी जोन 3 कर दिया। जोन 3 को 2 भागों में बांटा, जोन 3 का ए और जोन 3 का बी। यहाँ ये थोड़ा सा पीछे जो आवाज आप लोग ज्यादा सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि बगल में स्कूल है, यहाँ पर शुरू हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो जोन 1 में क्या है कि 104 से लेकर 145 सेंटीमीटर बारिश होती है, यानी बारिश खूब होती है, जम की होती है। बारिश क्या होती है? जम की होती है, और खादर मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी का 2 प्रकार, खादर और बांगर। खादर और बांगर। जलोढ़ मिट्टी मतलब होता है कि नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। और हर साल नदी द्वारा ला देगी मिट्टी, हर साल मिट्टी के ऊपर नया नया परत बैठते रहेगा, तब बोलेंगे खादर मिट्टी। क्योंकि खादर उसमें डालने की जरूरत नहीं है, नदी क्या कर रहा है, अपने से चारों ओर से खाद उठा कर लाके उसके ऊपर डाल दे रहा है, तो उसको कहेंगे खादर मिट्टी। हर बार जो है उस पर खाद डाला जाता है, यानी कि ज्यादा उपजाऊ रहेगा। और वही बांगर मिट्टी, वो भी जलोढ़ का ही हिस्सा है, लेकिन वहां पर कभी जो है नदियां लाती थी मिट्टी, अब नहीं लाती, अब वो एरिया ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन है तो वो भी उपजाऊ। तो पुरानी जलोढ़ बांगर, नया जलोढ़ खादर कहलाएगा। तो जोन 1 में खादर मिट्टी पाया जाता है, बारिश भी खूब होता है, 104 से लेकर 145 सेंटीमीटर तक, जिसके कारण गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मकई आदि फसलें यहां पर होती है। दूसरा जोन 2, इस एरिया में बारिश होता है 120 से 140 सेंटीमीटर होता है, यानी थोड़ा सा बारिश जो है कंपेयर में कम होता है। लेकिन देखिए कम नहीं होता है, बारिश यहां ज्यादा हो रहा है ऑन एवरेज। यहाँ पर 104 मतलब होता है कि बहुत कम भी होता है, और 145 बहुत ज्यादा भी होता है। लेकिन यहाँ पर बारिश में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता है। अमूमन हर साल बारिश जो होता है एक समान होता है, मतलब कि एक ही बराबर लेवल का होता है, कम ज्यादा नहीं, लगभग बराबर होता है, 120 से 140 सेंटीमीटर, जिसके कारण बारिश यहाँ पर प्रॉपर मिलता है, जिसके कारण जूट, धान, चाय, मकई की फसलें जो है आदि ज्यादा होती है। सॉरी, यहाँ पर आइएगा, जोन 3 देखेंगे तो यहाँ पर 95 से 115 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और यहाँ पर बांगर मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण गेहूं, दाल, अरहर, चना आदि फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। और ये जोन 1, 2, 3 जो है, यहाँ जिला लिखा गया, पूरी जिला याद कर लीजिएगा कि कौन से जिला में जोन 1 है, कौन से जोन 2 है, कौन सा जोन 3 है। अब ये सब पूरा 38 जिला का नाम दिया गया कि जोन 1 में कितना जिला आ रहा है, 13 गो, जोन 2 में 8 गो जिला, और जोन 3 में जो है और 11, 6, 17 गो जिला आ रहा है, जिसमें 6 गो ए में और 6 गो बी में 3 का। तो ये जिला याद करने के लिए आप लोग याद कर लेंगे, आप लोग आराम से इसको डिटेल से याद कर सकते हैं। उम्मीद है कि क्लास आप लोग को बेहतर लगा होगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगा तो बेधड़क जो है हमारे पास जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, 9905550148 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी हो तो उसको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। अब रह गया आप सभी को कि इन चीजों को, चाहे आप भारत की ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं बहुत डिटेल से, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है ASC अकाडमी। सर्च कीजिएगा जाकर, कहां पर, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा ASC अकाडमी, लिंक मैं दे दूंगा और इस तरह का लोगो आपको दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से ज्योग्राफी जो है और डिटेल से, इतिहास भी और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, ओवरऑल सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, या BPC PT की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, सर्च कीजिएगा ASC अकाडमी, और सर्च करते ही जैसे ही आप सभी को जाइएगा तो इस तरह का लोगो बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। ठीक है, लोगो जरूर देखिएगा। ठीक है,
सॉरी, इस तरह का लोगो जो है जरूर देखिएगा, लोगो देखिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करके रख ले रहिएगा। अभी दशहरे का ऑफर चल रहा है, तो आपको सर्च करना ASC अकाडमी, ठीक है, क्या सर्च करना, ASC अकाडमी जो है सर्च करना प्ले स्टोर पर, जाके लोगो देख के यहाँ से जो भी कोर्स लेना होगा ले सकते हैं, नोट्स लेना होगा नोट्स ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा होगी। जैसे कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लगातार यहाँ पर क्लास बिहार के सेशन चलते रहेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों का प्रीवियस ईयर भी शुरू कर दूंगा, PYQ BPSC का 70 के लिए आप लोग के लिए PYQ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 69 तक का सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को मैं करा दूंगा, समझा दूंगा। जिससे क्या होगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आसानी से एग्जाम में आप स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आप लोगों को बेहतर लगा होगा। फिर किसी दूसरी क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।